तो आज हम लोग देखने वाले हैं DBMS की यूनिट 3। तो यूनिट 3 के वन शॉट लेक्चर होने वाला है ये। और वन शॉट लेक्चर कैसा है, जिसको आप पढ़ के इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आसानी से 21 नंबर में से आपके 14 नंबर आराम से आएंगे, क्योंकि AKTO के एग्ज़ाम में 3 ईच यूनिट से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से होने वाले हैं, इससे एक भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं तो यही होंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो आपके 14 नंबर पक्के हैं, कंफर्म है, 100% है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, explain the procedure of calculating the canonical cover of a given functional dependency। ये जो कैनोनिकल कवर का है ये न्यूमेरिकल है, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये है थ्योरी। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है। दूसरा आता है व्हाट इज़ 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF एंड 5NF। तो ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं, ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स है। इसमें से आपको किन्हीं दो पूछ सकता है कोई, मान लीजिए 1NF 2NF पूछ ले, या 3NF BCNF पूछ ले, या डिफरेंस पूछ ले, मतलब इनमें से कोई दो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसी वजह से इनको क्या करता है कि दो क्वेश्चन को एक साथ 7 मार्क्स में पूछ लेगा। मान लीजिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और जॉइंट डिपेंडेंसी पूछ लेगा, ये सब पूछ लेगा, या ट्रिगर या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पूछ लेगा। कभी कभी ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकेले भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, फाइंड मिनिमल कवर फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये जो कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर कहा जा रहा है ये वही है, दोनों एक ही वो है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दूसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है, कन्वर्ट वन नॉर्मल फॉर्म टू अनदर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका दूसरा वाला जो है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन इसका क्या आता है, हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पांचवा क्वेश्चन आपका आ जाता है डिकम्पोजिशन, लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, 7 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो सबसे पहले हम देखने वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब जो फंक्शनल होंगे, जो फंक्शंस होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि x डिटरमाइंस y, इसको क्या पढ़ा जाएगा, x डिटरमाइंस y। मतलब क्या है इसका कि यदि हमें x की वैल्यू पता है तो हम y की वैल्यू को पता कर लेंगे, ठीक है। इसको रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक मारुति सुजुकी की कार है, ठीक है। मारुति सुजुकी की कोई मॉडल कार है, उस कार का मॉडल हम मान लेते हैं कोई कार, मुझे याद नहीं, पता नहीं चल रहा है कौन सी होगी, पर मान लेते हैं उसका टोयोटा वरना मान लेते हैं। वरना जो है मारुति सुजुकी की है, ठीक है। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ, जब मारुति सुजुकी मेरे को पता होगा तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी कार है, नहीं। कि किसी बंदे को मैं बता दूँ कि मेरे पास मारुति की कार है, तो वो बता पाएगा कि मेरे पास कौन सी कार है, नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई सी भी कार हो सकती है, तो नहीं बता पाएगा। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक वरना की कार है तो वो बता देगा, हाँ वो बिल्कुल बता देगा कि हाँ ये मारुति सुजुकी की कार है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ए मारुति डिटरमाइंस वरना, ये मारुति वरना का पता नहीं लगा पा रही है, बल्कि वरना यदि पता हो कार नेम तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये मारुति सुजुकी की जो कार है ये है। तो ये आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने दे दिया है, तो इसको आप पढ़ लेते हैं इसका वो डेफिनेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ डेटाबेस टेबल। जो होता है ये दो एट्रीब्यूट्स, इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। A functional dependency is a set of rules that defines a column in a table uniquely determines the value of another column। मतलब जैसे ये टेबल है, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये किसके लिए क्या होगा, कॉलम हो गए, ये भी कॉलम हो गए। तो ये वही कह रहा है कि एक जो टेबल का
एक कॉलम दूसरे कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मतलब ये अगर पता हो हमें तो ये बता दें हम। जैसे कि यदि हमें रोल नंबर स्टूडेंट का पता है तो स्टूडेंट का नाम हम बता दें, ठीक है। तो वही हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 to 6 या वाई की वैल्यू भी कुछ भी ले लेते हैं। तो क्या वह एक्स ये इसके लिए फॉलो कर रहा है। यदि एक्स की वैल्यू हमें पता है तो वाई की वैल्यू हम बता देंगे। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है, बता दे रहे हैं। ऐसे ही सबका बता देंगे। लेकिन क्या इसमें बता पाएंगे हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं क्या एक्स की वैल्यू मुझे पता है तो वाई की वैल्यू बता पाऊँगा मैं। आप कहेंगे हाँ इसमें भी बता दोगे, क्यों। तो चलिए देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि इसमें नहीं बता पाऊँगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि x बराबर 3 होगा, x बराबर 3 होगा तो y बराबर क्या होगा। तो y बराबर सर यहाँ पे तो ये 0 भी है, ये 1 भी है। तो ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हम x की वैल्यू पता है, x डिटरमाइंस y नहीं कर पा रहा है, मतलब x y का पता नहीं लगा पा रहा है। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स में सबसे पहला आता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक्स डिटरमाइंस वाई। ये एग्जांपल लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिवियल में क्या होता है कि वाई जो होगा वो एक्स का ही पार्ट होगा। नहीं समझ पाया ना, कोई बात नहीं, इसे और आसान लैंग्वेज में बता देते हैं। ऐसे ए बी सी दिया है, ठीक है, ए बी सी या ए बी टू बी दिया है। तो जो ट्रिवियल में होगा वो जो बी जो होगा वो ऑलरेडी पार्ट होगा इस साइड का। आर एच एस जो पार्ट होगा, आर एच एस इज द पार्ट ऑफ ऑलरेडी पार्ट ऑफ एल एच एस। जो ये राइट साइड का है वो है एट्रीब्यूट है, ये किसका पार्ट होगा, एल एच एस का पार्ट होगा, ठीक है। एल एच एस इस साइड वाले का पार्ट होगा। तो इसी को कहा जाता है ट्रिवियल एल एच एस, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देख सकते हैं इफ़ द आर एच एस इज ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ एल एच एस। आर एच एस जो है इस साइड का जो पार्ट है ये ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y इज़ द सबसेट ऑफ x। सबसेट मतलब कि x के पास ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं और y जो है वो इन्हीं में से कुछ को लेके बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें और y जो है इन दोनों को लेके बना हुआ है। तो मतलब कि y इज़ द सबसेट ऑफ x है। इसको कैसे देख लेते हैं, रोल नंबर नेम। तो रोल नंबर और नेम हो गया, डिटरमाइंस नेम। तो इसमें जो नेम है ये इस साइड भी है जो राइट साइड में है। तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब कि जो इधर वाला जो है एट्रीब्यूट है वो इधर वाले का पार्ट ना हो, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इधर वाले का पार्ट ना हो तो इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे, हम यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कुछ कॉमन आएगा ना। हाँ, इंटरसेक्शन करते हैं तो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होता है। इसका कंडीशन ये भी होती है और ये भी कंडीशन होती है। और जो नॉन ट्रिवियल होगी इसमें कुछ मैच ही नहीं करेगा, मतलब इस साइड वाला पार्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। जैसे कि इफ़ द आर एच एस इज नॉट पार्ट ऑफ एल एच एस, ए डिटरमाइंस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किया तो 5 आया, ठीक है। सिंपली नेम आई डी ये दोनों अलग है, इसका ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो ठीक है ये हो गया आपका दो तरीके की हो गई। अब तीसरे तरीके की जो आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी वो होती है हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेटिव एग्जामिनेशन। तो देख लेते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स। इतना आपको डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर व्हेन वन एट्रीब्यूट, मतलब वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। डिटरमाइंस कर रहा मल्टीपल वैल्यूज़, ये वाई भी होगा, वाई और जेड यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली वाई ही रहने देते हैं। तो एक्स मल्टी डिटरमाइन वाई, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसका नोटेशन ये हो गया, इसे डब्बे में घेर के आप दिखा देंगे एग्जाम में। और तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है,
101 ये उसकी रोल नंबर है या आईडी है। उसकी कितनी हॉबी हो सकती है? एक स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना भी पसंद हो सकता है, उसको म्यूजिक सुनना भी पसंद हो सकता है, और फिर से उसको क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना हो सकता है पसंद, ठीक है। उसके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर भी हो सकता है, मल्टीपल फ़ोन नंबर, ठीक है, स्टूडेंट के पास। तो क्या हो गया कि एक्स स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हॉबी एंड फ़ोन नंबर। मतलब कि ये एक्स की वैल्यू जो ये एक्स है, एक्स डिटरमाइन वाई है जो, ठीक है, ये एक्स की तरह कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरे को वाई की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल हॉबीज, दे कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर, बट अ हॉबी इज़ नॉट रिलेटेड टू अ फ़ोन नंबर। मतलब कि ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पर ये इसी के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, पर इन दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स। तो यही है इसका कहने का मतलब, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हेयर स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हॉबी एंड स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फ़ोन नंबर बोथ होल्ड, ठीक है। हॉबी एंड फ़ोन नंबर आज इंडिपेंडेंट, मतलब इन दोनों में कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि ये अगर नहीं पता है तो हम इसे नहीं फाइंड कर सकते, सिंपली हमें ये पता है तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को फाइंड करने के लिए, इफ़ वन एट्रीब्यूट एक्स हैज़ मल्टीपल वैल्यूज़ that are independent of another attribute then multi value dependency exist, ठीक है। x की मल्टीपल वैल्यू दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स, मतलब वही ऊपर वाला बताया कि x की जब मल्टीपल वैल्यू हो और मल्टीपल हॉबीज या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हों, दोनों एट्रीब्यूट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसी को कहा जाता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। चौथा टाइप आ जाएगा या तीसरा टाइप, सेमी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलता है। तो सेमी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में क्या हो जाता है, एक्स डिटरमाइंस वाई इज सेमी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी इफ़ ये जो है पहले वाले की कंडीशन है और ये दूसरे वाले की कंडीशन में क्रॉस लग जाता है, इन दोनों का होना चाहिए, मतलब ए बी बराबर बी सी, ये दोनों में मैच हो रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट इसका मैच हो रहा है, कुछ पार्ट नहीं मैच हो रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। अब एट्रीब्यूट का क्लोजर, ये आपको इस चैप्टर में हर जगह कोई भी पढ़ाएगा तो एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना सिखाएगा ही। तो एट्रीब्यूट का क्लोजर किसे कहते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये हो गया रिलेशन, ये रिलेशन हो गए, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, मतलब रिलेशन ये टेबल हो गया हमारा और ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे ये हो गया नेम, ये रोल नंबर, ये किसी और चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये किसी और चीज़ को, ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने ये लिया। तो अब इसमें एट क्लोजर क्या हो जाता है, जैसे कि ए क्लोजर कैसे निकालेंगे, ए बी ऐसे दिया है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड सी टू डी दिया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर ए भी पता है तो हम सी निकाल ले रहे हैं, सी पता है तो डी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ इसका डायग्राम बनाऊँ तो ए बी सी डी, अब मैं इसमें देखता हूँ तो ए बी की हेल्प से सी पे जाया जा रहा है, तो ए बी की हेल्प से सी पे ऐसे बना देंगे और सी की हेल्प से डी पे, मतलब कि ये सी की हेल्प से डी पे जाया जा सकता है। तो अब देखेंगे कि किस पे मतलब ये तीर किस पे नहीं आ रहा है, तीर मतलब इंटरनल आने वाले तीर किस पे नहीं है, तो ये ए के पास कोई भी इंटरनल आने वाला तीर नहीं है और ये बी पे भी कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो मतलब ए और बी जो होंगे वो हमारे ज़रूर होंगे ए बी क्लोजर में, ए बी के क्लोजर में हमारा, मान लीजिए ए बी क्लोज, ये कैंडिडेट की हो जाएंगी, सिंपली मैं बता देता हूँ। और कैंडिडेट की अभी तो ज़्यादा हो गया, मैं मान लेता हूँ ए बी का क्लोजर हमें बताना है, तो ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी तो खुद होगा, ठीक है, जो होता है उससे खुद पे जाया जा सकता है, हाँ जाया जा सकता है। अब ए बी का यूज करके और कहाँ जाया जा सकता है, तो ए बी का यूज करके ए बी आ गया हमारे पास, ए बी का यूज करके सी पे भी जाया जा सकता है, तो ए बी सी, और सी का यूज करके, अब तीनों चीज़ हमारे पास है, इन तीनों का यूज करके क्या डी पे जाया जा सकता है, हाँ ए बी सी डी। तो ये हो गया जो है ए बी का क्लोजर,
इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं, जिसका क्लोजर निकालना है तो इसका अंदर लिख देते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये हो गया हमारा रिलेशन, ये हो गए फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमारा ए का क्लोजर पूछ रहा है, तो ए से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो ए से बी पे जाया जा सकता है, तो ए से खुद ए पे, ए का क्लोजर खुद ए भी होगा, ध्यान रखना। ए से क्या ए पे जाया जा सकता है, हाँ जाया जा सकता है बिल्कुल। तो ए का क्लोजर ए खुद होगा। फिर अब हमारे पास ए से और कहाँ जाया जा सकता है, बी पे जाया जा सकता है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ आ गए क्लोजर में, तो अब इन दोनों का यूज करके कहीं और जाया जा सकता है क्या, इन दोनों का यूज करके इसमें कहीं और जाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे बी पता हो यदि हमें, तो बी पता है हमें, तो सी पे हम पहुँच सकते हैं, तो बी सी भी हो गया। अब सी पता है तो डी पे भी पहुँच सकते हैं, कि डी पता है तो ई पे भी पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई इसके ए के क्लोजर होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं बी का क्लोजर निकालूँ, आपको बताऊँ, तो बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करना है, बी का क्लोजर सबसे पहले जो नंबर या डिजिट है उसको ले लेंगे खुद की, वो खुद का क्लोजर होगा, उससे खुद पे पहुंचा जा सकता है। अब बी से ए पे पहुंचा जा सकता है, बी से ए पे नहीं पहुंचा जा सकता है। बी से सी पे पहुंचा जा सकता है, हाँ सी पे पहुंचा जा सकता है। डी पे भी पहुंचा जा सकता है, ई पे भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बी से सी पे है तो बी सी दोनों आ गए हमारे पास। सी से डी पे जा सकता है, तो ये तीनों हो गए, फिर तीनों से चारों हो जाएंगे। ऐसे ही ये आपका सब कुछ दिया है, बी सी डी, ये सब बी के क्लोजर हो गए। सी का क्लोजर कौन कौन सा होगा, सी का क्लोजर खुद सी होगा, और सी की हेल्प से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, सी की हेल्प से डी पे जाया जा सकता है, तो ये दोनों आ गए इसमें इंक्लूड हो गए। फिर इन दोनों का हेल्प से कहाँ कहाँ जा सकता है, सी डी ई, तो ये लास्ट फाइनल आंसर सी का क्लोजर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्लोजर निकाल लेने होंगे, सारे क्लोजर निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ ये क्वेश्चन दिए हैं तो इनका क्लोजर निकाल देते हैं। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, रिलेशन दिया होगा आर, ठीक है। आर से कोई मतलब नहीं है, आर मतलब जितने इसमें यूज होते हैं एट्रीब्यूट्स वही उन्हीं का कलेक्शन होता है सॉरी। तो ये और भी एग्जाम्पल है। ए का क्लोजर इसमें क्या हो गया, ए से कहाँ पे जाया जा सकता है, तो ए से ए पे ही जाया जा सकता है, और कहीं पे जाया जा सकता है, ए हमारे पास है, पर हमें यहाँ पे सी पे जाया जा सकता है, पर जब बी पता होगा तभी सी पे जाया जा सकता है, ठीक है। तो ए का क्लोजर ए हो गया, बी का क्लोजर बी हो जाएगा, सी का क्लोजर सी हो जाएगा। ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा इन दोनों में, तो ए बी की हेल्प से हम सी पे जा सकते हैं, तो ये तीन हो गए अब ए बी सी, ठीक है। अब क्या, ए बी सी हमारे तीनों हो गए इनकी हेल्प से, ए बी की हेल्प से। फिर ए बी सी हैं तो क्या बी सी ऑलरेडी है, तो बी सी की हेल्प से यहाँ पे ए डी पे भी जा सकते हैं, मतलब डी भी आ जाएगा। मतलब जिसकी हेल्प से जहाँ जहाँ जाया जा सकता है उसको लिख देंगे, ठीक है। सिंपल करने का मतलब ये है। सबसे बढ़िया आप ये वाला मेथड यूज करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आर ए बी सी डी, ठीक है। ये जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया था तो इसको आप ए बी सी डी ऐसे लिख लेना। फिर ए से बी पे जा रहा है तो ए से बी पे तीर कर देना, बी से सी पे जा रहा है तो सी पे तीर कर देना, सी से डी पे जा रहा है तो डी पे तीर कर देना, ठीक है। और डी से ई पे जा रहा है, ई पे तीर कर देना। अब किसी का भी क्लोजर पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, ए से खुद ए पे भी जाया जा सकता है, ठीक है। जिसका क्लोजर निकालना होता है वो खुद का क्लोजर होता है, तो ए से बी पे भी जाया जा सकता है। बी से ए से और कहाँ जा सकता है, सी पे जा सकता है, हाँ सी पे डी पे ई पे पांचों पे जाया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये हो गया आपका ए का क्लोजर। ऐसे ही आप ये सारे निकाल लेंगे। चलिए तो अब देखते हैं मिनिमल कवर, जो फाइंड करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनिमल कवर, कैनोनिकल कवर। तो इसमें मिनिमल कवर का मतलब मिनिमल कवर करते ही क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है मिनिमल कवर की। तो मिनिमल कवर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमल कवर इज़ टू रेड्यूस एलिमिनेट्स द रिडंडेंट एफ डीज, मतलब एक्स्ट्रा एफ डी, एक्स्ट्रा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो ये ऐसे था सी टू डी या ए टू बी या ये सब था, तो इन सब को एक्स्ट्रा जो डिपेंडेंसी है इनको रिमूव करने के लिए हम मान लीजिए कि हम सी से ए बी से सी पे पहुँच रहे हैं, ठीक है, और डी से ई पे पहुँच रहे हैं, और बी से भी सी पे पहुँच रहे हैं। तो क्या मैं
ए बी से भी सी पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है, और बी से भी, सिर्फ बी से भी सी पे पहुंच रहा हूँ, तो क्या मुझे ये रखने की ज़रूरत है? नहीं। इसको मैं डेटाबेस में क्यों रखूँगा? मेरे को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सी को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बी की हेल्प से ही कर सकता हूँ। तो ए रखने की ज़रूरत ही क्या है? एक्स्ट्रा, ए तो एक्स्ट्रा है ना। तो इसीलिए इसको रेड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए यूज़ होता है मिनिमल कवर का। तो इसके स्टेप क्या क्या होते हैं? तो मिनिमल कवर का स्टेप होता है, 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है स्प्लिट फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट आर्चर्स कंडीशन कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे ये हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये ऐसे जो ए डिटरमाइन बी सी है, तो ये जो आर एच एस है, ठीक है, इस साइड ये सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको सिंगल वैल्यू कैसे करेंगे? इन दोनों, ये दो वैल्यू है, तो ए से बी पे कर देते हैं और फिर से ए से सी पे कर देते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगी, ये आर एच एस जो है वो सिंगल वैल्यू हो जाएंगे। तो सिंगल वैल्यू हो गए। अब इनको, जैसे अब मैंने बताया था, इधर का भी सिंगल वैल्यू नहीं करेंगे, जैसे ए बी सी है, इधर का डी ई है, तो ए बी सी को अभी छोड़ देंगे, अभी इसको डी लिख देंगे, ए बी सी फिर ई लिख देंगे इसको, ठीक है, इसको इन दोनों में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसको रेड्यूस कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक्स्ट्रा वाली को हटा देंगे। फिर जो देखेंगे कि ए बी सी डी है, इफ़ अब आर एच एस साइड में एक सिंगल वैल्यू किया था, अब एल एच एस साइड में लास्ट में सिंगल वैल्यू कर देंगे। तो तीसरा स्टेप वही है, पहला इस साइड सिंगल वैल्यू करेंगे, दूसरा स्टेप रेड्यूस कर देंगे उनको, मतलब कि डिलीट कर देंगे जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी होंगी, और तीसरा है कि जो इस साइड के अब टपल्स हैं, अब इन सब को इस साइड वो कर देंगे, क्या कर देंगे? सिंगल वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कैसा बताऊं, जैसे कि ये है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। इसको आसानी के साथ बताने के लिए मेरे को ऐसे नोट कर लेता हूँ, ए टू बी, सी टू बी, डी टू ए बी सी, ए सी टू डी, ठीक है, ये दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी। आर दिया होगा ए बी सी डी, डी तक है ना, हाँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, आपको बोलेगा कि इसका मिनिमल कवर फाइंड करो, मिनिमल कवर फाइंड करो, या कैनोनिकल कवर फाइंड करो, या फाइंड द मिनिमाइजेशन, या आई रे आर, ये क्या है? इरेड्यूसेबल, इरेड्यूसेबल भी कहा जाता है इसको। तो ये किन्हीं के नाम से भी आ सकता है। तो मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम से ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से अब एक्स्ट्रा टपल है उनको डिलीट करना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? स्टेप वन क्या कहता था कि इस साइड आरएचएस साइड में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ये सही है, ये सही है, सी ये भी सही है, डी ये गड़बड़ है, इधर कई सारे वैल्यू है, तो इस सिंगल सिंगल कर लेंगे, डी की हेल्प से बी करेगा, डी की हेल्प से एक बार सी करेगा, ठीक है, फिर ए सी की हेल्प से डी। हो गया, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू होगा मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन के लिए हम डिकम्पोजिशन का रूल करेंगे, कि जो मतलब मैं इसमें कैसे निकालेंगे, आपको मैंने क्लोजर निकालना बताया था, तो अब उसी क्लोजर का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं, इसका मिनिमाइजेशन करने वाले हैं। तो क्लोजर अब ए बी, ठीक है, अब इसको हम लोग हाइड कर लेंगे अपनी उंगली से, और इसकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से ए का है, ए का जो है क्लोजर निकालेंगे, ठीक है, इनकी हेल्प से ए का क्लोजर निकालेंगे इसको हाइड करके। तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ इस पेन की हेल्प से, तो ए को हाइड कर लेता हूँ और ए का क्लोजर निकालता हूँ, यहाँ से हाइड करके ए का क्लोजर निकालता हूँ। अब ए की क्लोजर से ए खुद आएगा, ठीक है, ए ही आएगा। क्या ए की भी हेल्प से और कोई आ सकता है? ए और सी की हेल्प से डी आ रहा है, पर सी है ही नहीं हमारे पास, तो ठीक है, रहने देंगे। मतलब कि ये बी हमारा आइडेंटिफाई नहीं हो जा पा रहा है, मतलब कि ए की हेल्प से सिर्फ अगर इसको ना यूज करें तो हम लोग ए का जो क्लोजर निकालेंगे वो ए ही आ रहा है, बी नहीं आ पा रहा है। अगर बी आ जाता तो मतलब क्या था, मतलब इसको छुपा के इन सब की हेल्प से भी बी मैं हासिल कर पा रहा हूँ, तो मतलब ये वाला था वो एक्स्ट्रा था, इसको नहीं यूज़ किया फिर भी बी आ जाता, तो मतलब ये वाला एक्स्ट्रा था, तो इसको डिलीट कर देते। तो अब सी के लिए भी सेम कंडीशन करेंगे। अब सी के लिए करेंगे तो सी को छुपा लेंगे, तो सी का क्लोजर निकालेंगे यहाँ से,
सी का क्लोजर सी खुद हो जाएगा। अब बी वाले को इसको हाइड कर लेंगे। अब सी की हेल्प से क्या और कोई आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, मतलब कि बी नहीं निकल पा रहा है, तो मतलब सी को भी रहने देंगे, ये भी काम का है क्योंकि बी लाने के लिए इसका यूज हो रहा है, कहीं और से बी नहीं आ पा रहा है सी की हेल्प से। तो अब डी का यही काम डी के लिए भी करेंगे, डी का प्लस ए करेंगे। तो डी का ए वाले को इसको अब हाइड करके करेंगे तो डी का डी हो जाएगा, और डी की हेल्प से ये जो आ रहा है इसको हाइड कर लेंगे ए को, ए वाले को, ठीक है। अब इसको डी की हेल्प से बी भी आ जा रहा है, ठीक है, डी की हेल्प से सी भी आ जा रहा है। अब ए आ पा रहा है क्या, डी की हेल्प से अकेले इसको हाइड करके। तो इन तीनों की हेल्प से क्लोजर निकालेंगे डी का। तो ये जो है ये कैसे निकल पाएगा, ये निकल पा रहा है कहीं से, सी की हेल्प से बी आ रहा है, डी की हेल्प से नहीं, ए नहीं निकल पा रहा है, तो नहीं हो पाएगा ये भी। तो अब इस वाले डी के लिए निकालेंगे डी प्लस, क्लोजर निकालेंगे इस वाले बी के लिए, तो अब इसको हाइड करके निकालेंगे, ठीक है। अब क्या बी फाइंड कर पाएंगे क्या हम, डी की हेल्प से डी हो जाएगा खुद, डी की हेल्प से ए भी आ रहा है तो ए भी हो जाएगा, डी की हेल्प से सी भी आ रहा है, सी भी हो जाएगा। अब क्या डी की हेल्प से बी को फाइंड किया जा सकता है, इसको हाइड करके, इसको हम छुपा लें, इसको ना यूज करें, तब बी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास डी है, ए है, सी है, ठीक है। तो डी की हेल्प से यहाँ पे ए की हेल्प से गौर कीजिएगा कि यहाँ पे बी आ रहा है, मतलब कि बी को हम लोग इसको छुपा ले रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं इनको, तो भी हमारा बी आ जा रहा है, मतलब कि बी आ गया। तो क्या है, इसको ना यूज करें तो भी इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको यूज करें या ना यूज करें तो बी आ ही रहा है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। यही होता है मिनिमाइजेशन करने का तरीका। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर दिए, अब इसको आगे के लिए फर्दर यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, तो इसको डिलीट कर दिए सिंपली, ठीक है। अब इसके लिए चेक करेंगे तो डी प्लस, डी से डी आ गया, इसको छुपाना है, इसको छुपा के सी आ रहा है क्या, डी से ए आ गया, ए से बी आ गया, अब सी नहीं आ पा रहा सर, तो सी से नहीं आ पा रहा सी, तो अब सी को इसको रहने देंगे, ए सी को देखेंगे, ए सी इक्वल टू डी, तो ए सी इसको छुपाना है, इसको छुपा के क्लोजर लाना है, डी लाना है, ए की हेल्प से बी आ रहा है, सी की हेल्प से बी आ रहा है, तो ए भी है सी भी है, ए भी है हमारे पास, सी भी है, तो इन दोनों को क्लोजर ये खुद हो जाएगा, ए भी है तो ए की हेल्प से बी आ रहा है, सी भी हो गया, तो सी, डी क्या आ रहा है, क्या डी नहीं आ पा रहा है, तो ए सी की हेल्प से डी नहीं आ पा रहा है, तो इसको भी रहने देंगे। मतलब क्या हुआ, एक यही एक्स्ट्रा था तो इसी को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो ये डबल वैल्यू है इनको सिंगल करते हैं, तो तीसरा स्टेप स्टेप थ्री हो गया। तो स्टेप थ्री में ए सी टू डी। अब इसके लिए क्या ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ए सी का क्लोजर क्या है, अब निकाल लेंगे। ए सी का क्लोजर क्या है, ए सी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए सी खुद होगा, ए सी की हेल्प से डी भी आ रहा है, यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, इन सबको यूज करेंगे जितने भी। तो ए सी का क्लोजर हो गया, डी भी हो गया, सी की हेल्प से बी भी आ रहा है, और डी की हेल्प से ए, मतलब ये सारे कुछ आ गया यहाँ पे, ए बी सी डी सारा कुछ यहाँ पे फाइंड हो गया। तो अब हम लोग अब इसकी सिंगल वैल्यू का क्लोजर निकालेंगे, तो ए का क्लोजर अब निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। ए का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का क्लोजर निकालते हैं यहाँ से, तो ए की हेल्प से ए आता है खुद, बी भी आएगा, बी आ गया तो बी की हेल्प से क्या और कौन सा आ सकता है, ए की हेल्प से बी आ गया और कुछ नहीं आएगा, तो और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे अब इसके सी का भी क्लोजर निकालेंगे, सी का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो सी खुद आएगा, सी की हेल्प से बी आ रहा है, अब बी की हेल्प से भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या अकेले, तो कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, इसको कैसे मिनिमाइज करना है, इसकी हेल्प से जो फाइंड हो रहा है क्लोजर, ठीक है, इसकी हेल्प से ये सारे फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम अकेले ए का क्लोजर निकालते और इस सब को फाइंड कर लेते तो क्या हमारा सी को रखने की ज़रूरत थी क्या, सी अगर नहीं भी रहता, ए की हेल्प से ये सारा कुछ आ जाता, तो हम सी नहीं रखते, तो हम इसमें से सी को हटा देते, ए को डायरेक्ट ऐसे डी कर देते, ठीक है। अगर ऐसा ये सारा कुछ डी सी और डी इसकी हेल्प से फाइंड हो जाता, तो अगर सिर्फ ए मान लीजिए सी की हेल्प से अकेले ये सब फाइंड हो जाता, तो हम लोग ए को नहीं रखते, क्या ज़रूरत है रखने की, जब सी अकेला इन सब को फाइंड कर लेता, अगर यहाँ पे ए भी आ जाता, यहाँ पे डी भी आ जाता, तो ये वैल्यू बराबर है, मतलब सी अकेला इन सबको
अकेला फाइंड कर सकता है तो ए को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ए डिलीट हो जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझे, तो यही है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ज़रूरी हैं, तो दोनों को रखना ज़रूरी है। तो इसी वजह से अब हम लोग इसको सिंगल सिंगल वैल्यू कर देंगे, इसको ए और सी रख देंगे। तो यहाँ से ए डी सिंपली इसको सिंगल कर लेंगे या वैसे भी रख देंगे, तो यहाँ से डिलीट नहीं हो, क्योंकि डिलीट नहीं हुआ तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका मिनिमल कवर। ये सारा कुछ प्रोसेस वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, हाइड करके। तो फाइंड रेड्यूस रिडंडेंसी, ए या बी को हाइड करना है सबसे पहले, फिर ए का क्लोजर निकालना है। यदि बी आ जाता है, बी नहीं आएगा, बी आ जाता है तो मतलब ये एक्स्ट्रा था, इसको कट कर देंगे, हाइड किया हुआ है। तो अगर नहीं आ रहा है तो नॉट एक्स्ट्रा है, वही लिख दिए, नॉट एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा। और जब ये डी और ए को हाइड करके भी ए फाइंड कर लेते अगर हम, तो मान लेते हैं इसमें देखिए डी या बी को हाइड करके बी फाइंड कर लिया हमने, तो वही एक्स्ट्रा है, तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, इसको भी जल्दी जल्दी देख ही नहीं क्या, चलो देख लेते हैं। ये सब दिया है। सबसे पहले स्टेप 1, इस साइड के सारे सिंगल वैल्यू कर, तो ई सी इक्वल टू एफ हो जाएगा, ई सी इक्वल टू ए हो जाएगा, ई सी इक्वल टू एफ हो गया, ई सी इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। ऐसे ही सी एफ इक्वल टू बी हो जाएगा, एक बार सी एफ इक्वल टू डी, इस साइड सारी सिंगल वैल्यू आ गई। अब ए बी का क्लोजर निकालेंगे इसको छुपा के, अगर सी आ जाता है तो ये एक्स्ट्रा है, अगर सी नहीं आता है तो ये एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ए सी डी का क्लोजर निकाला इसको छुपा के, तो अगर बी आ जाता है तो ये एक्स्ट्रा था। मतलब यदि ए सी डी का यूज करके हम निकाल पा रहे हैं इनकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से इसको छुपा के करेंगे तो हमारा बी आ जाएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा था तो इसको डिलीट मार देंगे। वैसे ये भी डिलीट मार देंगे, ये भी डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो वैसे ये सब हो गया। अब इन सब के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। यदि ए बी इस चीज़ को निकाल रहा है पूरे चीज़ को, ठीक है, तो अकेला ए भी अगर ये पूरा चीज़ को निकाल लेता तो यहाँ से बी रिमूव कर देते। अगर बी अकेला इस पूरे चीज़ को निकाल लेता तो ए को रिमूव कर देते, पर ऐसा नहीं है। ए अकेला कुछ नहीं कर पा रहे, ए को निकाल पा रहे, बी बी को ही निकाल पा रहे, तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, मैंने की आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, अभी पढ़ा देता हूँ। मिनिमल सुपर की कॉल्ड कैंडिडेट की, ठीक है। जो सबसे कम सुपर की होती है उसे कैंडिडेट की कहा जाता है, ठीक है। कैंडिडेट की सिंपली वो होती है जो प्राइमरी की बन सकती थी, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे चूज नहीं किया प्राइमरी के लिए, तो ठीक है। तो ये हो गया कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन में प्राइम एट्रीब्यूट हेल्प करता है। तो सिंपली मैं समझा देता हूँ आपको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो यहाँ पे प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, कुछ ऐसे ए बी टू सी है, सी टू डी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी, आसान सा मेथड में बता रहा हूँ। ए बी की हेल्प से, यहाँ पे ए बी की हेल्प से सी पे है ना, तो ये सी पे बना देंगे ए बी की हेल्प से, ठीक है। और सी की हेल्प से डी पे है, तो यहाँ पे सी की हेल्प से डी पे बना देंगे ऑल्सो। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं या इधर से लगा देते हैं, चलिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, तो इधर से लगा दी मैंने। अब इस पे देखेंगे किस पे इंटरनल वो नहीं है, इन दोनों पे नहीं है, इन दोनों पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। ए बी की हेल्प से सी और डी को फाइंड किया जा सकता है, मतलब जिसकी हेल्प से पूरे यूनिकली आइडेंटिफाई इन सब का पता लगा लिया जाए, रिलेशन का, हर एक रिलेशन का, उसको कहता जाता है कैंडिडेट की। तो अब हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, फर्स्ट फाइंड सुपर की, चेक मिनिमल सुपर की। सबसे पहले सुपर की फाइंड करेंगे और उसमें मिनिमल फाइंड कर लेंगे तो कैंडिडेट की हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी सुपर की फाइंड करते हैं। तो सुपर की वही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का यूज करके इन सब को फाइंड किया जा सकता है सबको। तो ये हो गया सुपर की।
अब क्या ए की हेल्प से मिनिमम सुपर की कोई कैंडिडेट की कहा जाता है। तो इनमें से मिनिमम एक ले लेते हैं, मिनिमम करते हैं इसमें ए बी के जोड़े में से, तो एक लेंगे। तो ए की हेल्प से क्या सारे को फाइंड किया जा सकता है? नहीं। बी की हेल्प से किया जा सकता है? नहीं। तो हमारे लिए कैंडिडेट की क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, ए बी ही कैंडिडेट की हो जाएगी। सुपर की ऐसे होता है, सुपर की हर एक सुपर की कैंडिडेट की होगी, कैंडिडेट की बीच में होती है, और यहाँ पे होता है आपका प्राइमरी की, ऐसे होता है। हर एक प्राइमरी की कैंडिडेट की होगी, हर एक कैंडिडेट की सुपर की होगी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। तब हाउ टू फाइंड मल्टीपल कैंडिडेट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि एक्स एट्रीब्यूट प्राइम की एट्रीब्यूट है तो उसको, मैंने प्राइम की के एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम का तो बताया नहीं दोस्तों, कैंडिडेट की बता दिया, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया? जैसे यहाँ पे क्या था, ए बी इज़ द कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे? जो कैंडिडेट की के पार्ट होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्राइम एट्रीब्यूट सी के यहाँ पे क्या है? ए बी है। तो प्राइम एट्रीब्यूट जो होंगे वो ए और बी प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। नॉन प्राइम जो कैंडिडेट के पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कौन कौन सा नहीं है? सी और डी यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। सी डी ई भी है यहाँ पे, क्योंकि ई भी है तो यहाँ पे ई भी हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे एग्जाम वो डेफिनेशन और ये करके दिखाए गए यहाँ पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे की तरफ थोड़ा, और ये है कैंडिडेट की और प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करवाना सिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, इसको ये रिलेशन दिया है, ये वो सब दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें एक और मेथड होता है, एक तो ये मेथड आपको पता ही है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए की हेल्प से बी पे जा रहा है, बी की हेल्प से सी पे जा रहा है, डी की हेल्प से सी पे जा रहे हैं, ई पे भी जा रहे हैं यहाँ से, और एफ पे भी जा रहे हैं। अब देखेंगे किस पे तीर आ नहीं रही है, कहाँ कहाँ पे तीर, एक भी इंटरनल तीर नहीं आ रही है, इंटरनल नहीं हो पा रही है एज। तो यहाँ पे ए और डी पे इंटरनल एज नहीं है, मतलब ए और डी की हेल्प से हम लोग ये पूरे को फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ए डी का क्लोजर निकालेंगे यहाँ से, ए है डी है तो ए डी खुद का खुद होगा, ए की हेल्प से बी को निकाल ले रहे हैं, अब बी है तो बी की हेल्प से सी भी निकल जाएगा, सी की हेल्प बी, और यहाँ पे डी है, डी तो पहले से ही था इसमें, तो डी की हेल्प से ई एफ को निकाला जा सकता है। तो ये सबका हो गया। तो कैंडिडेट क्या होती है? ये सुपर की हो गई। अब सुपर की मिनिमम सुपर की, अब इनमें से ए की हेल्प से इन सबको नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। बी की हेल्प से भी इन सबको नहीं, डी की हेल्प से भी इन सबको नहीं निकाला जा सकता। तो हमारे लिए जो है क्या, सुपर की ही कैंडिडेट की बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कैंडिडेट की में पार्ट होते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये कैंडिडेट की में कौन कौन से हैं? ए और डी प्राइम कैंडिडेट की है, तो ए और डी इज़ द कैंडिडेट की एंड प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे सी डी ई एफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज होता है? डेटाबेस डिज़ाइन यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, रिमूव रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा एंड अवॉइड एनोमलीज, ठीक है। तो एनोमलीज क्या होता है? अवॉइड करने के लिए एनोमलीज को यूज किया जाता है। रिडंडेंसी, रिमूव रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए यूज होता है नॉर्मलाइजेशन का यूज। तो इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि नॉर्मलाइज अनोमलीज क्या होती हैं। अनोमलीज इन DBMS मतलब कि अनोमलीज इज अ प्रॉब्लम और एयर लाइक एज अपडेट, इंसर्ट, डिलीट इशूज दैट अकर्स ड्यू टू पुअर डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेटा रिडंडेंसी। अनोमलीज मतलब प्रॉब्लम होती है जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो कुछ ऐड, इंसर्ट या डिलीट करने में कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन्हीं को एनोमलीज कहा जाता है। तो इसको एग्जांपल से बताता हूँ इधर, तो एग्जांपल से आसानी से समझ में आएगा। तो एनोमलीज कितने टाइप की होती हैं? अपडेट एनोमलीज, और यहाँ पे
इंसर्ट एनोमलीज होती हैं और डिलीट एनोमलीज होती हैं। ठीक है, 3 टाइप के एनोमलीज हो गए। अब इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से मैं बता देता हूँ। इंसर्ट में क्या हो गया, ये मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है। अगर मैं चाहूँ कि इसमें मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कोई न्यू ब्रांच कोड एक ऐड करना है, ब्रांच नया हमें ऐड करना है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, CSE, ये मान लीजिए CSE है, ये भी CSE है, ये CBSE। अब सिविल इंजीनियरिंग हमें ऐड करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की नॉट नल होता है। मतलब कि हम डेटाबेस में ऐसा ऑर्गेनाइज डेटा करते हैं कि कोई भी वैल्यू या सेल खाली ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये ऐड करना है, तो इसको मैं ऐड करना चाहता तो हूँ पर कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन की भी नीड है, इसीलिए तो इसमें इंसर्ट एनोमलीज की प्रॉब्लम है। तो इसी को कहते हैं वी कैन नॉट इंसर्ट न्यू ब्रांच बिकॉज वी नीड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। मतलब पहले हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, देन हम लोग नया ब्रांच ऐड कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद डिलीट एनोमलीज क्या होती हैं। मान लीजिए मेरे को डिलीट करना है स्टूडेंट ये 4, इसको डिलीट करना है। अगर मैं इस स्टूडेंट को डिलीट करूं तो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और उसका ब्रांच कोड भी डिलीट हो जाएगा। अगर ये डिलीट करूं तो नल तो हो नहीं सकता ये वैल्यू, ये डिलीट करते ये भी डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट एनोमलीज क्या होती है, व्हेन डिलीट सम डेटा ड्यू टू दिस अनदर डेटा इज ऑल्सो डिलीटेड। मतलब एक्सीडेंटली कोई डिलीट डाटा करते हैं तो दूसरा डेटा भी हमारा डिलीट हो जाता है, तो इसी को कहते हैं डिलीट एनोमलीज। इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो ये भी डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया और इसको रहने दिया। तो डेटाबेस डिजाइनिंग में वही होता है कि नॉट नल होती है एवरेज सेल। हर सेल में कुछ ना कुछ एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई सारा वैल्यू दे दिया उसे। ठीक है, अपडेट एनोमलीज क्या होता है, तो अपडेट एनोमलीज, मान लीजिए कोई ब्रांच HOD है। ठीक है, वो मेरा मान लेते ABC है, ABC है, ABC है, 3 जगह है। अगर कोई नया HOD आया तो मुझे हर जगह ये ABC को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इफ़ वी चेंज द नेम ब्रांच ऑफ HOD वी नीड अपडेट मल्टीपल प्लेसेस। तो ये हमारे लिए क्या है, मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपडेट प्रॉब्लम है। तो ये आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी की वजह से हमारा दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी अपडेट एनोमलीज। तो ये 3 तरीके की एनोमलीज आप लिख के आ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट या देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं एक बार में। और इधर है जो अपडेट एनोमलीज है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म किस लिए यूज होता है, वो अभी पीछे बताया कि डाटा को रिडंडेंसी को हटाने के लिए यूज होता है। ठीक है, रिडंडेंस डाटा को हटाने के लिए यूज होता है। और क्या होता है, अवॉइड एनोमलीज, मतलब एनोमलीज ये सब प्रॉब्लम ना है इसलिए यूज होता है। तो 1NF क्या होता है, रिलेशन R इज इन 1NF कंडीशन क्या है, R इज डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब इसकी जो 1NF की कंडीशन है वो सिंगल सी है, कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1NF एटॉमिक वैल्यू रखेगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू रखेगा इस सेल में। जैसे कि ये रोल नंबर है, ये कोर्स है। मान लीजिए एक को स्टूडेंट के पास 2 कोर्स में इनरोल किए, पर वो कोर्स को ऐसे कॉमा लगा के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो इसको कॉमा लगा के नहीं लिखेगा, ये इसको ऐसे लिख देगा, दो रो में लिख देगा और इसको C और जावा बना देगा। ठीक है, तो एटॉमिक वैल्यू मतलब कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए हर एक सेल में। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो होता है डेटाबेस वो 1NF में ही होता है, पहले से ही 1NF में होता है। ठीक है, 2NF क्या हो गया, 2NF में टेबल और रिलेशन मस्ट बी ऑलरेडी इन 1NF। मतलब 2NF में होने के लिए टेबल का ऑलरेडी पहले से ही 1NF में होना चाहिए, तभी वो 2NF में होगा। ठीक है, तो 2NF में ये हो गया। और दूसरा क्या है, ऑल प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की मैंने बताया आपको कि क्या होता है कैंडिडेट की वही होती है, जैसे इनकी हेल्प से, जिसकी हेल्प से मिनिमम सुपर की, जिसकी हेल्प से ये सारे एट्रीब्यूट फाइंड किए जा सके। तो हमारे पास EC यहाँ पे कैंडिडेट किया है, तो EC की हेल्प से जो EC है, ठीक है, जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पार्शियल या फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये C
एफ पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। ई सी ये फुली डिपेंडेंसी है। ए बी ये भी फुली डिपेंडेंसी है। तो तुमने बताया कि मैंने पढ़ के बता दिया तो कहूँगा ये तो समझ ही में नहीं आया कुछ कि क्या बताया। तो चलिए मैं समझा देता हूँ एक बार। तो कैंडिडेट की जो कैंडिडेट की है, यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कि ये ई सी तो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये ए बी डी एफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए। जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट होता है पूरे कैंडिडेट की पे, अगर ये दो है तो इन दोनों पे अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरे पे अगर डिपेंड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फुली डिपेंडेंसी। अगर ये इसके मान लीजिए ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए है, ठीक है, ए जो है सिर्फ सी पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। सी एफ, तो सी एफ क्या है, मान लीजिए सी इज़ द पार्ट ऑफ इसका पार्ट है, ठीक है। पार्शियल का मतलब कि आधे पे ही डिपेंडेंट है। जो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है इस साइड वाला वो पूरे पे नहीं बल्कि आधे पे ही डिपेंडेंट करता है, इसी वजह से ये हो जाएगा आपका पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसके लिए ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, तीसरी कंडीशन आपका हो जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, टेबल और रिलेशन मस्ट बी इन 2NF। टेबल क्या होना चाहिए हमारा, टेबल पहले से ही 1NF 2NF में होना चाहिए, 3NF के लिए। और देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या हो जाती है अपनी, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाती है अपनी, लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या हो जाती है कि जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये कैंडिडेट की ए बी हो गई, ठीक है, ए बी कैंडिडेट की हो गई। और यहाँ पे तो ए बी द प्राइम एट्रीब्यूट ए बी हो जाएगा, और जो नहीं होते पार्ट नहीं होते कैंडिडेट की वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो सी डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को वो करे, डिटरमाइंस करे, मतलब सी डी अगर ये करता है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसी को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और इसका एक और कंडीशन है, या तो ये कंडीशन हो कि नॉन ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मतलब कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की क्या डिफिनेशन है, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब कि इधर वाला ये नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। यदि इधर वाला अगर प्राइम एट्रीब्यूट होता तब तो ये चल जाता है। मतलब या तो ये कंडीशन, ये प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम नहीं सी के कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कि कैंडिडेट की का पार्ट होता, तो कैंडिडेट की या सुपर की होता है इधर वाला, तो ये चल जाता। यदि इधर वाला जो है नॉन प्राइम नहीं होता, इधर वाला मान लेते हैं प्राइम एट्रीब्यूट होता, मान लेते हैं यहाँ पे बी होता, तो ये भी चल जाता, ठीक है। तो इसका दो कंडीशन है वही कि या तो एक्स फॉलो ये करे तो एक्स डिटरमाइन वाई करे, तो एक्स इज सुपर की या कैंडिडेट की होनी चाहिए, या फिर वाई इज प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। या तो ये कंडीशन फॉलो कर दे या तो ये कंडीशन फॉलो करे, ये होना चाहिए 3NF के लिए। और क्या नहीं होना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे। घुमा फिरा के बात वही कह रहा है सब, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग है। यहाँ पे ये सुपर की कर दे रहा है, सुपर की क्या होती है, प्राइम एट्रीब्यूट होता है, और कैंडिडेट की भी प्राइम एट्रीब्यूट ही होता है। तो इधर वाला या तो प्राइम एट्रीब्यूट हो, मतलब कि ये नॉन प्राइम ना हो, ये भी नॉन प्राइम ना हो, और ये भी नॉन प्राइम ना हो, या तो ये प्राइम हो या कैंडिडेट की हो, या ये प्राइम हो, ठीक है। तो कोई सी कंडीशन हो जाएगा। BCNF के लिए क्या होता है, BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ द अपग्रेडेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये अपग्रेड वर्जन होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले टेबल जो है हमारा वो होना चाहिए आपका BCNF के लिए। आप देख सकते हैं मैं दूसरे नोट्स दिया है, ऑलरेडी टेबल मस्ट 3NF में होना चाहिए, और हर डिटरमाइंड कैंडिडेट की या होना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट कौन सा होता है, ये तो एक्स जो है ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है ये डिटर्मिनेंट है, एक्स डिटरमाइन वाई,
तो ये डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक है। अब 4NF के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो टेबल मस्ट बी इन 3 BCNF में होना चाहिए टेबल पहले से ही। और रिमूव ऑल मल्टीपल डिपेंडेंसी, मतलब मल्टीपल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट बनाया था A मल्टी वैल्यूड Y, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब 5th NF पढ़ लेते हैं। तो 5th NF क्या होता है कि टेबल मस्ट बी ऑलरेडी इन 4NF एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया 5th NF के लिए। तो मैं नोट्स पे आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा नोट्स है। 1NF का ये रहा पूरा, आप लोग 2NF का इसके नीचे दिया हुआ है, 2NF को देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जा सकता है। वही मैंने बताया जो डिकम्पोजिशन वाला है। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसी वजह से मैं ये कवर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 3NF का है, आप इतना लिख के आ सकते हैं 3NF में, ठीक है। BCNF में आप इतना लिख के आ सकते हैं, और 4NF में आप इतना लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब वही कि मल्टीपल बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ देना, ताकि आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है, और जो प्रॉब्लम है, रिडंडेंसी है, एनोमलीज की, उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन मतलब कि बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल में तोड़ देना, ठीक है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये हो गया। इसको मान लीजिए एक और में तोड़ दिया हमने। अब इसको हम लोग वापस से जब मर्ज करेंगे, ठीक है, जब वापस से इन सबको मर्ज करेंगे तो ये बड़ा एक फॉर्म आएगा। यदि ये R था, ठीक है, इसको हमने छोटे छोटे R1 R2 R3 में तोड़ा। जब इसको वापस से यूनियन करेंगे, इसका जॉइन करेंगे, तो ये वापस से अगर हमको R मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी हमें नुकसान नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉसलेस डिकम्पोजिशन। यदि ये हमें इन सबको तोड़ दिया वापस से छोटे छोटे प्रॉब्लम में, और फिर इन सबको सॉल्व करके अगर वापस से जोड़ा जाए और हमें वो R नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉसी डिकम्पोजिशन। तो ये क्या हो जाएगा, लॉसी डिकम्पोजिशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइल प्रॉब्लम विथ डिकम्पोजिशन में नॉट एबल टू गेट ओरिजिनल रिलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉसी डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, लॉसी मतलब कि इन सब को अगर तोड़ दिया जाए, इन सब को छोटे छोटे, वही लिखा हुआ है, लेट R बी ए रिलेशनल स्कीमा विद द इंस्टेंट R डिकम्पोज इनटू सब रिलेशन R1 R2 Rn में तोड़ दिया जाता है। R को जो है Rn में तोड़ दिया जाता है इन सब में, और वापस से इन सबको यदि जॉइन की हेल्प से जोड़ा जाए, जॉइन किस लिए यूज होता है, जोड़ने के लिए, टू कंबाइन करने के लिए। तो इन सबको वापस से जोड़ा जाएगा, तो यदि ये बराबर आएगा R के ओरिजिनल वैल्यू के, तो ये हो जाएगा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यदि ये हमारा बराबर नहीं आता है, ये सबसेट आता है, ठीक है, ये सबसेट इस साइड को आएगा, ये मतलब ये सबसेट आएगा या नॉट इक्वल आएगा, इसका भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर नॉट इक्वल का R लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये नॉट इक्वल टू R आता है तो ये क्या हो जाएगा, लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉसी डिकम्पोजिशन। 5th NF के लिए ये आपका है नोट्स। और रिलेशन इन 5th NF तो ऑलरेडी सेटिस्फाइज क्या करना चाहिए, 4th NF में होना चाहिए। और डिकम्पोजिशन शुड बी लॉसलेस, मतलब लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए, नो लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट ख़त्म। तो यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं और भी 4th ईयर के अब 1 शॉट वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक बार 54 सेकंड की वीडियो हुई नहीं, तो एक बार इसके फुल नोट्स दिखा देता हूँ। तो फुल नोट्स आप लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ये मिनिमल कवर स्टेप क्या क्या होते हैं फाइंड करने के, ये उसका न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये हो गया आपका कैंडिडेट की और नॉर्मलाइजेशन, इसमें प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के ये टाइप लिखे हुए हैं, आप ये डायग्राम बना के ज़रूर आइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
बस इतना ही लिख देंगे और इसको खोल खोल कर एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छा खासा। तो ठीक है, ये हो गया एनोमलीज हो गया, ये 1NF हो गया, ये न्यूमेरिकल है तो इसको मैं बाद में कभी करवा दूंगा दूसरी वीडियो में। ये 3NF के लिए हो गया, ये 4NF के लिए, ये BCNF के लिए, और ये हमारा डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन, और ये लास्ट में आपका 5th NF के लिए। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।